चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोविडेंट फंड के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रोविडेंट फंड। असल मकसद हम लोग का पढ़ना है पेरोल क्या है, टैली में पेरोल को कैसे मेंटेन करते हैं और पेरोल किस लिए यूज़ किया जाता है ये आपको पता है? नहीं पता। पेरोल हम लोग सैलरी डिफाइन करने के लिए, सैलरी का मेंटेनेंस करने के लिए टैली में पेरोल का यूज़ किया जाता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। इसके बिना आप कहीं किसी भी कंपनी में काम करेंगे, अगर आपको एज अ अकाउंटेंट बनाया गया है तो आपको सारा सैलरी का मेंटेनेंस भी आपके साथ देखा जाएगा। तो आपको ये एकदम आना चाहिए कि टैली में किस तरीके से हम लोग पेरोल को मेंटेन करते हैं। तो पेरोल को मेंटेन करना अलग बात होता है, लेकिन उसमें एक चीज़ आती है, जब किसी को सैलरी मिलती है तो उसमें एक चीज़ का नाम आप लोग सुने होंगे, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो और कुछ केसेस में प्राइवेट जॉब में भी आप लोग सुने होंगे, जिसका नाम है प्रोविडेंट फंड। क्या नाम है? प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड के बारे में सुने कि नहीं सुने? हाँ सुने। गवर्नमेंट जॉब में तो ज़्यादातर सुने होंगे कि अरे पापा का पीएफ मिलेगा। तो ये प्रोविडेंट फंड होता क्या है? तो प्रोविडेंट फंड के बारे में बात करेंगे तो सन 1952 में ये लागू किया गया था। कब लागू किया था? 1952 में, क्योंकि गवर्नमेंट ये कहती है जब तक हमारा देश आज़ाद हुआ फिर उसके बाद गवर्नमेंट क्या की, जितने भी यहाँ के लोग होते हैं उनको क्या की, गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड करने लगी। तो देखिए जो एक एम्प्लॉय होता है ना, एम्प्लॉय क्या करता है, किसी अगर कंपनी में काम करता है तो उसका जो मेन पीरियड होता है ना वो वही होता है कि जब तक उसके पास ताकत है तब तक वो काम आपके लिए करता रहे। तो जैसे हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, कब तक काम करेंगे? जब तक हमारे पास क्षमता है तब तक काम करेंगे, लेकिन फिर एक दिन ऐसा आएगा जब हम 60 साल के हो जाएंगे, 60 साल 65 साल के, जब मेरे दांत झड़ जाएंगे। मेरे दांत में ऐसे प्रॉब्लम भी झड़ती हो झड़ जाएगी ज़्यादा, हमें लगता भी है कि 40-45 तक खत्म हो जाएगी। बहुत खाते हैं, खाने के बाद तो मीठा कंपलसरी है। तो चलिए बात करते हैं इसकी कि जब प्रोविडेंट फंड लागू किया गया था, ये किस वजह से लागू किया गया है कि कोई एक पर्सन होता है जो एक कंपनी के लिए काम करता है और उस कंपनी में अगर काम करता है तो कब तक काम कर सकता है? जब तक उसके पास क्षमता हो। जैसे सपोज दैट अगर वो 60 साल का हो गया तो फिर उसके पास उतना एक्टिव होके काम करने की क्षमता नहीं होती है। तो अभी तो आपके यहाँ हम काम कर रहे हैं तो हमको सैलरी मिल रही है, तो हमारी ज़िंदगी बशर हो रही है, लेकिन 60 साल के बाद अगर हम काम नहीं करेंगे तो फिर आगे की मेरी लाइफ है कि नहीं है? लाइफ तो है ना, जिएंगे तो ज़रूर ना, लेकिन आगे की ज़िंदगी बसर कैसे करेंगे? तो उसी के लिए गवर्नमेंट ने ये बोला है कि जब भी कोई 60 साल का हो गया या जब भी यहाँ से कोई भी जॉब छोड़ता है तो गवर्नमेंट ये कहती है कि हम आपका पीएफ डिडक्ट करेंगे। क्या करेंगे? पीएफ डिडक्ट करेंगे। पीएफ से क्या होता है कि आप जब वर्किंग करेंगे तो उस आपकी सैलरी में से कुछ अमाउंट कटेंगे और जब आप रिटायर होंगे तो गवर्नमेंट क्या करेगी, एक इकट्ठा पैसा आपको गवर्नमेंट देगी। अब उस इकट्ठे पैसा इतना मिल जाता है, उससे क्या होता है? बच्चों की शादी ब्याह हो जाती है, बच्चों की शादी, यानी बड़े बड़े काम लोग कर सकते हैं। अब देखिए ये प्रोविडेंट फंड लागू जो है तो आपको मालूम होगा कि गवर्नमेंट ने एम्प्लॉय जितने भी होते हैं उनके लिए कंपलसरी होता है कि उनका पीएफ कटेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करेंगे तो प्राइवेट सेक्टर में भी पीएफ कटते हैं, लेकिन किस कंपनी में कटते हैं? तो कोई ऐसी कंपनी जिसमें 20 या 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं, वहाँ पर पीएफ काटना अनिवार्य है। पीएफ काटना क्या है? अनिवार्य है। 20 से कम है तो अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर कंपनी का एम्प्लॉयर चाहता है तो वो डिडक्ट कर सकता है। लेकिन 20 से ज़्यादा होने के बावजूद भी अगर एम्प्लॉयर आपका पीएफ नहीं डिडक्ट करता है तो आप उसके ऊपर केस भी कर सकते हैं। कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने ये डिफाइन किया है। अब बात करते हैं ये पीएफ का मतलब होता क्या है, कि अब बात करेंगे जैसे हमको सैलरी मिल रही है 10,000 रुपये, 10,000 रुपये हमको सैलरी मिल रही है। तो 10,000 रुपये सैलरी मिल रही है तो पीएफ अगर हमारा डिडक्ट होगा तो पैसा तो कटेगा। तो जैसे पीएफ की बात करेंगे तो पीएफ 12% कटता है। कितना कटता है? 12% कटता है। तो 12% अगर हमारा पीएफ कटेगा तो हमको कितना मिलेगा? 8,800। कितना मिलेगा हमको? 8,800। तो ये बताइए हमारे लिए अच्छा है? एक हिसाब से देखेंगे, कैलकुलेशन के हिसाब से बातचीत करेंगे तो हमें सैलरी कम मिलनी चाहिए, हमको 10,000, लेकिन मिल रहा है कितना? 8,800। फिर भी लोग चाहते हैं कि पीएफ मेरा कटे,
फ्यूचर के क्यों लिए कटे? सही है। फ्यूचर के लिए बात नहीं होती है, यहाँ पे कई सारे रीजन होते हैं इसी वजह से। क्योंकि देखिए अगर फ्यूचर की बात करेंगे तो हम बैंक में भी तो पैसा जमा कर सकते हैं, उस बैंक से भी तो हम इंटरेस्ट कमा सकते हैं कि नहीं कमा सकते, या उसी पैसे से हम कोई बिजनेस कर लेंगे तो उससे और अच्छा कमाएंगे। तो फायदा क्या होता है? अब देखिए बात करेंगे पहले प्रोविडेंट फंड की। तो प्रोविडेंट फंड कितना करता है? 12% करता है। लेकिन आपके दिमाग में ये भी होना चाहिए कि प्रोविडेंट फंड कटता किसका है? तो सब एम्प्लॉइयों का प्रोविडेंट फंड कटता है, पीएफ कटता है। तो अब देखिए फायदा क्या होता है, लोग क्यों चाहते हैं कि मेरा पीएफ कटे? उसका रीजन ये होता है कि अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आपकी सैलरी में से पीएफ कटता है 12%, सपोज दैट 10,000 सैलरी है और 1200 रुपये आपका पीएफ कटा, तो वो पीएफ का पैसा आपके पीएफ अकाउंट में जाके क्या होगा? डिपॉजिट होगा। तो जितना आपका पीएफ कटता है तो सिर्फ आपकी सैलरी से ही नहीं कटता है, बल्कि जितना कटा है, सपोज दैट 12,000 अगर आपका पीएफ कटा है तो 12,000 एम्प्लॉयर की भी जिम्मेदारी होगी। 1200 रुपये, सॉरी 1200 आपका कटा है तो 1200 रुपये एम्प्लॉयर भी अपने पास से मिला करके जाके पीएफ अकाउंट में सीधा जमा करवाए। तो टोटल आपका कितना होगा? 2400। और फिर जिस पीएफ अकाउंट में आप जा करके जमा होता है वहाँ पे एनुअल इंटरेस्ट के हिसाब से 9.5% ब्याज भी उस पर मिलता है। तो इसी वजह से वो पैसा आपका ज़्यादा बढ़ता जाता है। कुछ लोग कहते हैं ना मेरा पीएफ जब मिलेगा तो हमको 60 लाख मिलेगा, 80 लाख मिलेगा। तो वो कैसे होता है कि जितना आपका कटेगा उतना ही एम्प्लॉयर को क्या करना पड़ेगा? कंट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा। आपका अगर 1200 डिडक्ट हुआ है तो एम्प्लॉयर भी क्या करेगा? 1200 रुपये कंट्रीब्यूट करेगा, यानी आपके अकाउंट में सीधे कितना जमा होगा? 2400 रुपये। इसीलिए लोग चाहते हैं कि हमारा पीएफ कटे, लेकिन कभी भी एम्प्लॉयर नहीं चाहता है कि इनका पीएफ कटे, क्योंकि जितना इनका कटेगा उतना उनको भी जमा करना पड़ेगा। समझ गए? तो इसी वजह से लोग चाहते हैं कि पीएफ कटे। अब बात आती है कि पीएफ कटे। अब बहुत से लोग ऐसे होंगे सोचेंगे कि अरे यार मेरी 15,000 सैलरी है, ऐसा मेरा 5,000 रुपये पीएफ कट गया। अब एम्प्लॉय भी चलाक होंगे कि नहीं हम 5,000 अपना पीएफ कटवाएंगे। तो 5,000 पीएफ आप कटवाएंगे तो फिर एम्प्लॉयर को भी 5,000 देना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ने इसका रूल निकाला है कि देखिए पीएफ उनका कटेगा जिनकी सैलरी 15,000 रुपये से कम है। ये एकदम दिमाग में फील कर लीजिएगा। जिनकी सैलरी 15,000 रुपये से कम है उनका पीएफ 12% करेगा, जितनी भी उनकी सैलरी हो। यानी 14,000 है तो 14,000 का 12%, 15,000 है 15,000 का 12%, 10,000 है तो 12%। जितना होगा उसका कैलकुलेशन करेंगे, जितना उनका कटेगा उतना एम्प्लॉयर क्या करेगा? कंट्रीब्यूट करेगा। लेकिन जिनकी सैलरी 15,000 रुपये से ज़्यादा है, जिनकी सैलरी 15,000 रुपये से ज़्यादा है, सपोज उनकी 18,000 है, 20,000 है, 25,000 है, 30,000 है, जितनी मेरी है, ऐसा अगर किसी का हो, तब भी उस केस में ये कहा जाता है कि कंपनी क्या करेगी, यानी पीएफ का रूल ये होता है कि जिनकी 15,000 से ज़्यादा भी अगर सैलरी होगी तब भी उनका 15,000 का ही 12% कटेगा, उससे ज़्यादा पीएफ नहीं कटेगा। यानी जिनकी सैलरी 20,000 है तब भी उनका कितना कैलकुलेट किया जाएगा? 15,000 का 12%, यानी 1,800 रुपये हुआ। 1,800 रुपये से ज़्यादा किसी का भी पीएफ नहीं कटेगा। ये रूल होता है, ठीक है। ये नहीं कि हमारी 1 लाख रुपये सैलरी है तो 12,000 रुपये हमारा जमा होगा तो 12,000 रुपये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा, ऐसा नहीं है। जितना सिर्फ 15,000 का ही 12% कटेगा और वो कौन जमा करेगा? एम्प्लॉयर। ठीक है, समझ गए ये रूल? ठीक है। अब बात करेंगे कि जैसे देखिए जब पीएफ अकाउंट आपका ओपन होता है, प्रोविडेंट फंड जब आपका ओपन हो जाएगा तो उसमें आपका 12% जो कटेगा वो जाके जमा होगा और फिर 12% क्या करेगा? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा। तो देखिए जब इसको सैलरी में हम लोग मेंटेन करते हैं तो सीधा सीधा लिखते हैं एम्प्लॉई पीएफ डिडक्शन एट द रेट ऑफ 12%। यानी पीएफ की बात करेंगे तो पीएफ में 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है एम्प्लॉई और दूसरा होता है क्या? एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय का सीधा 12% कटेगा और एम्प्लॉयर क्या करेगा? कंट्रीब्यूट करेगा। तो एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करता है वो 12% एम्प्लॉयर तो कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन उसको 2 जगह पे करता है। एक हमारा होता है ईपीएफ और दूसरा हमारा होता है क्या? ईपीएस। एक हमारा क्या होता है? ईपीएफ, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, और दूसरा हमारा होता है ईपीएस, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। क्या बोलते हैं? ईपीएफ, ईपीएफ का हो जाएगा एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड और फिर ईपीएस का हो जाएगा क्या? एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम। ठीक है। अब बात करेंगे कि ये 2 जगह पे क्यों करता है। तो 2 जगह पे इसको डिसाइड करना पड़ता है क्योंकि एक सुनने में आता है कि पेंशन का भी आपको पैसा मिलता है और एक प्रोविडेंट फंड। ये प्रोविडेंट फंड जो होता है वो इकट्ठा जिस दिन आप रिटायर होंगे फिर वो आप अपने अकाउंट से क्या कर सकते हैं?
निकाल सकते हैं। और जो पेंशन स्कीम होता है वो क्या होता है, मंथली बेसिस पे मिलता है। वो किस बेसिस पे मिलता है, मंथली बेसिस पे भी पेंशन मिलता है। देखिए प्रोविडेंट फंड का पैसा अगर आप हैं तो आपको मिल जाएगा, लेकिन आपके एक्सपायर होने के बाद भी प्रोविडेंट फंड मिल जाएगा। और एम्प्लॉय पेंशन स्कीम वाली जो है वो किसको मिलेगा, जो उनके उत्तरदायित्व होते हैं उत्तरदायित्व। या तो उसको बोलते हैं उत्तराधिकारी, ये भी तो बोलते हैं ना, Yes, sir. इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, नॉमिनी, नॉमिनी बोलते हैं। तो ये पेंशन स्कीम जो होता है वो मंथली ज़्यादातर वाइफ होती है उनको मिल जाता है, लोग फायदा उठाती है, मरने के बाद भी उठा लेती है फायदा, ठीक है। तो ये मिलता है। तो गवर्नमेंट देखिए जब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा तो दो तरीके से कंट्रीब्यूट करता है। एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड की बात करेंगे तो उसमें 3.67% कटेगा, और अगर एम्प्लॉयर का ईपीएस में बात करेंगे पेंशन स्कीम में तो कितना होगा, कितना होगा 8.33। क्या चाहिए आपको मैं, एम्प्लॉय का कितना कटेगा 12% कटेगा, और एम्प्लॉयर दो जगह पे कंट्रीब्यूट करेगा, एक करेगा क्या ईपीएफ में जिसमें कटता है कितना 3.67%, और एक कटेगा ईपीएस में जिसमें कटता है क्या 8.33%। इसके अलावा अलग से भी हमारा जो एम्प्लॉयर होता है वो और भी कंट्रीब्यूट करता है। किस लिए कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि जो पीएफ अकाउंट मेंटेन होता है उसके जो भी एडमिनिस्ट्रेटर चार्ज होते हैं वो सारा का सारा एक्सपेंस कौन देखेगा, हम नहीं देखेंगे, एम्प्लॉय नहीं देखता है, वो कौन देखेगा, एम्प्लॉयर देखेगा। उसको हम लोग बोलते हैं एडमिन चार्ज, ठीक है। अब वो कितना करेगा तो 0.5%। कितना करता है, यानी अगर हम बात करेंगे कि टोटल अगर कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉयर तो 12.5 करता है। कितना करता है 12.5। और एम्प्लॉयर का कितना डिडक्ट होगा 12%। पीएफ किसका कटेगा, जिनकी सैलरी 15,000 से कम है उनका जितना भी सैलरी होगा उसका 12%, जिनकी सैलरी 15,000 रुपए से ज्यादा है उनका कितना कटेगा, सिर्फ 15,000 का ही 12%, उससे ज्यादा नहीं कटेगा। समझ गए। और ये पीएफ कहाँ पे लागू होगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो कंपलसरी है, लेकिन अगर कोई प्राइवेट संस्था है तो उसमें अगर 20 से ज्यादा है तो वहाँ पे अनिवार्य है पीएफ डिडक्ट। समझ गए।